दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते हुए उन्होंने ये काम नहीं कराया है तो फिर उनकी बैंकिंग सेवाएं बंद हो सकती है। इसके लिए बैंक 31 मार्च तक की समय सीमा दी है। आपको बता दूं कि बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है। जब बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती है। इसीलिए किसी भी जोखिम से बचने के लिए सभी ग्राहक आधार को पैन से लिंक करा लें, अन्यथा असुविधा को भुगतने के लिए तैयार रहें। एसबीआई ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो फिर पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट को विकास का नया विश्वास लेकर के आने वाला बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सभी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और इसके आधार पर सभी गांव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिलेगी। जब गाँव के विकास के लिए इस बार के बजट में खास तौर से प्रावधान किया गया है। जब बजट का मुख्य फोकस गरीब का कल्याण, हर गरीब के पास पक्का घर, नल का जल, शौचालय और घरेलू गैस की सुविधा समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं होगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में पीएम आवास योजना और मनरेगा के लिए राशि की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। एक राष्ट्र और एक निबंधन का लाभ बिहार को भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नए वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में पीएम सड़क योजना के तहत 6200 किलोमीटर सड़कें बनेगी। जब केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई गति शक्ति योजना का लाभ बिहार को भी मिलेगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर एनएच बनेगा और बिहार इसके कोर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। नए बजट में 68% घरेलू उद्योग के लिए रिजर्व करने का बड़ा लाभ लघु एवं मध्यम उद्योगों को होगा। यहाँ की राजेंद्र नगर टर्मिनल, बेगूसराय, बरौनी, गया, मुजफ्फरपुर, सिंगरौली, सीतामढ़ी, दरभंगा स्टेशन ने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विकसित करने की योजना है। एयरपोर्ट की तर्ज पर इन स्टेशनों का विकास होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लगभग हर जिले में मरीजों को अस्पताल के बाहर से दवाइयों को खरीदना पड़ता है। इसी बीच बिहार के मुंगेर सदर अस्पताल परिसर में 50 लाख रुपए मूल्य के अधिक की एक्सपायरी दवाइयां मिली है। यही नहीं, लाखों रुपए मूल्य के 2023 में एक्सपायर होने वाली दवाइयां और मेडिकल किट रख रखाव के अभाव में बर्बाद हो गए हैं। ये सभी दवाइयां परिसर में 5 पुराने कमरों में रखे गए थे। जहाँ सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल निर्माण के लिए पुराने भवनों को तोड़े जाने के दौरान एक्सपायरी और खराब हो रही दवाइयों के मामले में खुलासा हुआ है। जब पुराने भवनों को तोड़े जाने के दौरान भारी मात्रा में ये दवाइयां कार्टून और विभिन्न पैकेट्स में पड़ा हुआ था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनेता के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। लालू के बड़े लाल इस बार अपने नए बिजनेस प्लान की वजह से सुर्खियों में हैं। तेज प्रताप यादव ऑल इंडिया लेवल पर लालू की रसोई नाम से फ्रेंचाइजी बांटने वाले हैं। जब बिहार में इसे लेकर के जोर शोर से चर्चा चल रही है। ये जानकारी उन्होंने एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत में बताई है। तेज प्रताप यादव ने इससे पहले LR नाम से अगरबत्ती लॉन्च की थी। LR का मतलब होता है कि लालू राबड़ी के नाम के पहले अक्षर, जहाँ L से लालू, R से राबड़ी। इसके बाद हाल ही में उन्होंने LR एंड मल्टीग्रेन नाम से चावल का बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने वादा किया है कि वे पूरे बिहार के किसानों से चावल लेकर के उसे बाजार में बेचेंगे। अब लालू के लाल नई तैयारी में जुट गए हैं। वे शहरों में चेन सिस्टम के आधार पर कई रेस्टोरेंट खोलेंगे। इस चेन का नाम लालू की रसोई होगा। तेज प्रताप यादव के रेस्टोरेंट की शुरुआत बिहार से नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई से होगी। इसमें क्या खास होगा इसकी जानकारी शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि ये ग्राहकों को गाँव की याद दिलाएगा। इसका खाना स्वादिष्ट और
और लजीज होगा। रेस्टोरेंट के अंदर इंटीरियर डिजाइन पूरी तरीके से ग्रामीण माहौल वाला होगा। बैलगाड़ी, गाय, खटिया, पुआल जैसे साम गाड़ियों से इसे गांव का लुक दिया जाएगा। ये लुक लोगों को सुकून के साथ ही घर जैसे माहौल का अनुभव कराएगा। कोई व्यक्ति जब शाम को यहाँ आएगा तो फिर उसे अपने गांव की याद आएगी। खाने में देसी फ्लेवर भी मिलेगा। तेज प्रताप यादव के रेस्टोरेंट में बरामदे और दलान का भी कॉन्सेप्ट होगा, जहां लोगों के बैठने के लिए चौकी और खटिया लगाई जाएगी, जहां पारंपरिक लोटा और गिलास में पानी और जूस परोसा जाएगा। खाना बर्तनों की जगह पत्तलों में दिया जाएगा। सब कुछ ऑर्गेनिक और घर में बना हुआ भोजन होगा, जहां काम करने वाले कारीगर पूरी तरीके से एक्सपर्ट होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बिहार में भी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। यह यूपी में बिहार के नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। पहले चरण के चुनाव में पार्टी के प्रकोष्ठ नेताओं की टीम भेजी गई है। 15 फरवरी को सभी दिग्गज नेताओं की टोली यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी। वीआईपी पार्टी पहले से ही वहां अपनी डेरा जमाए हुए हैं। जब मुकेश सहनी का बिहार से यूपी आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच भाकपा माले 11 सीटों पर, जबकि भाकपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के यूपी सीमा से लगे नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए रवाना कर दिया गया है। जहां आरजेडी ने यूपी में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सपा के समर्थन में यूपी जाने की तैयारी है, यूपी जाने की योजना है। वहीं कांग्रेस के किसी विधायक को अभी यूपी जाने का न्योता नहीं मिला है। जेडीयू पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी वहां 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारी है, तो वहीं अन्य नेता फिजिकल मौजूद रहेंगे। यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू के नेता लखनऊ में कैंप कर रहे हैं। बिहार के भाजपा नेताओं को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है। यहां से भाजपा कोटे के मंत्रियों एवं विधायकों की टीम यूपी चुनाव प्रचार में पहुंचेगी। यूपी चुनाव को लेकर के बिहार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया है कि संगठन से जुड़े बिहार के पदाधिकारी पहले से ही यूपी सहित अन्य चुनावी राज्यों में कैंपेनिंग करके यूपी चुनाव को लेकर के हमारा फोकस बिहार से जुड़े पूर्वांचल की 10 जिलों में है, जिसका चुनाव अंतिम फेज में मार्च के प्रथम सप्ताह में होना है। इसमें वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक का इलाका शामिल है। इसके लिए 15 फरवरी के बाद बिहार की टीम यूपी कुछ करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने रविवार को पटना के नौबतपुर में पेपर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शुभारंभ किया। इस मौके पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बहुत जल्द बिहार की पहचान नए नए उद्योगों से होगी। या नए उद्योगों की स्थापना से एक नया बिहार तैयार हो रहा है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार ना कभी पहले पहचान का मोहताज था और ना अब है, लेकिन बहुत जल्द नए बिहार की पहचान जरूर उद्योगों से होगी। बिहार को लेकर धारणा बदल चुकी है और लगातार नए नए उद्योग बिहार में लग रहे हैं। बिहार और अन्य राज्यों के उद्योगपति अब बेखौफ होकर के बिहार में निवेश कर रहे हैं और छोटी बड़ी हर तरह की इकाइयां यहाँ स्थापित हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शादी के बाद दुल्हन को अपने घर ले जा रहे दूल्हे के कार पर दबंगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही दूल्हे की कार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। गनीमत यह रही कि नवविवाहिता जोड़े यानी कि दूल्हा और दुल्हन को इस हमले में चोट नहीं आई है। घटना बिहार के गोपालगंज जिले की है, जहाँ के नगर थाना क्षेत्र के मठिया गाँव में ये वाक़या हुआ है। जहाँ घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि पूरा विवाद गाड़ी ले जाने को लेकर के हुआ। दरअसल गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में रविवार को दूल्हे की कार शादी समारोह से लौट रही थी, जहां कार में नई नवेली दुल्हन भी थी। जहां घायल रोहित कुमार के अनुसार मठिया गांव में सड़क पर कुछ युवकों द्वारा सरस्वती पूजा का पंडाल बनाया गया था। पूजा पंडाल में दूल्हे की कार सड़ गई, जिसके बाद दबंगों ने दुल्हन की विदाई कराकर लौट रहे दूल्हे की कार पर हमला कर दिया और कार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली गंगा दियारा में शराब बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। यहाँ नदी के किनारे कई शराब की अवैध भट्टियां चलाई जा रही है। इस अवैध शराब का निर्माण का भंडाफोड़ ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो से हुआ है। दरअसल बिहार सरकार बिहार के शराबियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कई उपाय कर रही है। इस कड़ी में वे शराब खोजने के लिए ड्रोन की सहायता ले रही है और इससे उसे काफ़ी सफलता भी मिल रही है। इससे शराब तस्करी और अवैध शराब निर्माण का पता चल रहा है। वैशाली के गंगा दियारा में कई किलोमीटर
किलोमीटर में नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टियां चल रही है और शराब बनाने के काम में पुरुष के साथ ही महिलाएं भी लगी हुई है। ड्रोन कैमरे से ली गई वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोग आराम से शराब बना रहे हैं और शराब का गैलन लेकर के जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इस शराब बनाने के धंधे में सम्मिलित है। हालांकि जब इन लोगों को ड्रोन कैमरे दिखाई पड़ी तो फिर ये लोग यहाँ से भागने लगे और शराब निर्माण की सामग्री भी वहीं पर से हटाने लगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने 3 साल बाद छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां इसी माह छात्रवृत्ति के पैसों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जहां बताया गया है कि बिहार में साल 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए 2,28,606 बताया गया है कि साल 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए भुगतान यानी कि छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों की संख्या 10 लाख से भी अधिक हो चुकी है। बताया गया है कि सरकार के पास कुल 13 लाख आवेदन हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे ने कल अलग अलग जोन की करीब 369 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इनमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की ट्रेनें शामिल है। वहीं करीब 38 ट्रेनें आंशिक कैंसिल हुई है। रेलवे ने अलग अलग जोन में सोमवार को परिचालन कारणों से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि वैसे भी कोरोना काल में रेलवे सीमित संख्या में ही ट्रेन चला रहा है। रेलवे ने सोमवार को 38 ट्रेनों को आंशिक तौर पर भी रद्द कर दिया गया है। कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। वहीं ट्रेनों के संचालन में भी लगातार दिक्कतें आती रहती है। इसी को लेकर के कई बार ट्रेन अपने तय समय सीमा के देरी चलती है। इसी दिक्कत को लेकर के वक्त वक्त पर रेलवे अपनी ट्रेन को शेड्यूल करता है और कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दो फार हो गए हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि राज्य सरकार पैकेज का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। बिहार सरकार के कारण कई योजनाएं रुकी हुई है। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर पूरे मंत्रिमंडल का सहयोग आवश्यक है। आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार बिहार का ध्यान रखती है। बिहार को दूसरे राज्यों से अधिक मदद मिल रही है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम करने की सलाह सरकार को दी है। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए में मची खींचतान कम नहीं हो रही है। इस मामले पर बीजेपी और जेडीयू में लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। केंद्रीय बजट के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोमवार को फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने अन्य राज्यों से बिहार की तुलना करते हुए लिखा है कि केंद्र बिहार को दूसरे राज्यों से ज्यादा सहयोग कर रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार का कितना ध्यान रखती है। आंकड़े देते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल लिखते हैं कि महाराष्ट्र की आबादी बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, फिर भी बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले 31,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। बंगाल भी बिहार की भांति पिछड़ा राज्य है, पर उसके मुकाबले भी बिहार को 21,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलते हैं। दक्षिण भारत के राज्य की हमेशा शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उन्हें कम पैसे देती है, क्योंकि उन्होंने केंद्र की नीतियों के कारण आबादी को 70 के दशक में ही रोक लिया था। डॉक्टर संजय जायसवाल ने लिखा है कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्यों को हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बंटता है। इस कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त यानी कि ज्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए देना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकारी कार्यालय में पैसे ट्रांसफर से लेकर के बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर कहीं भी निवेश करने के लिए इसकी जरूरत होती है। आमतौर पर लोग 18 के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 18 साल की उम्र से पहले भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है। आपको बता दो कि कोई भी नाबालिग के सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए बच्चे के माता पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने परसों अपनी आखिरी सांस ली।
परसों 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में कई बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रही। शाहरुख खान अपने धर्म के मुताबिक लता जी के पार्थिव शरीर को विदा कर रहे थे, तो उसी समय का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जहां कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि क्या शाहरुख खान इस दौरान थूक रहे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहस हो गई है, बहस छिड़ गई है। तो आखिर इसका सच क्या है, हम आपको भी बता रहे हैं। जी हाँ, परसों शिवाजी पार्क में शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम विदाई देने पहुंचे थे, जहां उन्हें मुस्लिम धर्म के मुताबिक दुआ पढ़ते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्होंने परंपरा के अनुसार फूंका यानी कि हवा दी, जिसे लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने इस दौरान थूका है। लेकिन ये थूका नहीं है, बल्कि उसने हवा दी यानी कि फूंक दी। जब मुस्लिम धर्म में इस तरीके की परंपरा है, जब पहली बार अगर बच्चा स्कूल जाता है तो फिर उसके लिए भी दुआ पढ़ करके फूंका जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का वीडियो वायरल करके गलत दावे किए गए हैं। जी हाँ, कई जगहों पर इस तरीके की खबरें भी छपी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा धमाल करके मुख्यमंत्री बन जाने का दावा किया है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का दावा है कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो ऐसा काम करेंगे जो किसी ने ना किया हो। आपको बता दें कि मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव हार गए थे और उनकी पार्टी केवल 4 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। एक विधायक का निधन हो चुका है। अब इनके पास मात्र 3 ही विधायक बचे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार की। जी हाँ, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी वीआईपी को चुनाव लड़ा रहे हैं। इसी दौरान उनसे किसी ने पूछा तो कहा है कि हम यूपी की सरकार में तो आएंगे ही और 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से बंद हुए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को इसी महीने फिर से शुरू किया जा सकता है। जहां आधिकारिक तौर पर वैसे तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, पर ऐसी चर्चा है कि अगले सोमवार यानी कि 14 फरवरी से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसकी तैयारी चल रही है। जहाँ साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि इसी महीने सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर भी निकल सकते हैं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई थी। इसी दौरान 3 जनवरी को जब जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आए फरियादियों की एंटीजन जांच की गई थी, तब लगभग आधा दर्जन फरियादी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सभी मुकदमों की सुनवाई की न्यायिक प्रक्रिया को लाइव किया जा रहा है। बिहार में पक्षकार और मुवक्किल अपने मुकदमों की सुनवाई का लाइव प्रसारण देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यह मुकदमों को यूट्यूब से लाइव किया जा रहा है। यूट्यूब पर अभी 68 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आम जनता इसे शेयर और लाइक कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया को लाइव करने में पटना हाईकोर्ट देश में 5वां हाईकोर्ट बन गया है। यहाँ लाइव प्रसारण पिछले 10 दिसंबर से चल रहा है। इससे पहले गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा हाईकोर्ट में यह सुविधा शुरू है। मुकदमों की न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की बहस और न्यायाधीश के आदेश और फैसलों को पढ़कर देख सकते हैं। इस सुविधा से न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता भी आई है और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। पटना हाईकोर्ट द्वारा लाइव प्रसारण से पक्षकारों को बहुत फायदा होगा। पक्षकार ये देखकर सुन सकते हैं कि उनके अधिवक्ता ने उनके पक्ष में कोर्ट में सही और कानूनी तरीके से कितना पक्ष रखा है और उनके पक्ष या फिर तर्क का विरोध सरकारी वकील और दूसरे पक्षकार के वकीलों ने कैसे किया है। जब दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीशों ने मुकदमे में क्या फैसला लिया या फिर क्या आदेश पारित किया है, यह सारा चीज आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। ताज़ा खबर यूपी, पंजाब, गुजरात, बिहार, दिल्ली, केरल, ओडिशा से आ रही है, जहां 7 फरवरी 2022 से स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है और क्लासेज शुरू हो गया है। स्कूलों के साथ ही कॉलेजों में भी नियमित पढ़ाई शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में फिर से रौनक लौट आई है। वहीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक उन बड़े राज्यों में शामिल है जहाँ 1 फरवरी को ही स्कूल खोल दिए गए थे। जब पंजाब के स्कूलों कॉलेजों को 7 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इससे पहले सरकार ने 8 फरवरी 2022 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए जाने की योजना थी। बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों और कॉलेजों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि किसान अब हाईटेक होंगे। जब मोबाइल पर मौसम, मंडियों में सब्जियों और फसलों के भाव की जानकारी मिलेगी, वहीं जल्द खेतों में ड्रोन, खाद और दवाई छिड़कते नजर आएंगे। जहां अब किसानों को खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बल्कि स्मार्ट तरीके से खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। इससे मानव श्रम बचेगा और मजदूरों की कमी से भी नहीं जूझना पड़ेगा। जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसान डिजिटल युग में प्रवेश करेगा। जहां कुछ ऐसी ही तैयारी कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इससे किसानों की गरीबी दूर होगी। सरकार ने साल 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष के 16 करोड़ 50 लाख से बढ़ा करके 18 लाख करोड़ से कर दिया गया है। यह साल 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सभी किसानों के लिए ड्रोन खरीदना संभव नहीं है। जहां ऐसा इसलिए क्योंकि काफी महंगे हैं। 20-30 मीटर की क्षमता वाले ड्रोन की कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक होगी। ऐसे में कई ड्रोन कंपनियों ने किसानों को किराए पर ड्रोन देने की स्कीम लॉन्च की है। दोस्तों बात करते हैं कि CISF जैसी अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल बनने का सुनहरा अवसर आया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF कांस्टेबल के 1149 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 12वीं पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन 4 मार्च से किया जा सकता है। आपको बता दें कि CISF की नौकरी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, पर उन्हें बड़े बड़े शहरों में काम करने का मौका मिलता है और वेतन भी अच्छी खासी मिलती है। CISF की सेवाएं एयरपोर्ट एवं बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा के लिए तैनाती होती है। इसमें कांस्टेबल के फायर के पद के लिए 1149 वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन के बाद अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज जांच के बाद मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी CISF की सेवा में जाना चाहते हैं तो फिर समय रहते हुए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने बिहार के पटना, नालंदा, मुंगेर सहित सभी जिलों में शादी विवाह की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में लोगों को काफी तरह की छूट दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके बाद सरकार ने कई पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने बिहार में शादी विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। जहां हालांकि शादी विवाह आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस के सभी नियमों का ध्यान रखना अवश्य होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सभी बिहार वासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना सिटी के गाय घाट महिला रिमांड होम को लेकर के पूर्व IPS अमिताभ दास ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रिमांड होम में रह चुकी कुछ लड़कियों ने उनसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने ही बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम बताए थे जिनके पास लड़कियों की सप्लाई की जाती है। आपको बता दें कि महिला रिमांड होम का मामला सामने आने के बाद 3 फरवरी को अमिताभ दास बिहार के राज्यपाल को एक पत्र लिखकर के मंत्रियों तक लड़कियों को पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने CBI जांच कराने की मांग भी की थी। अमिताभ दास ने कहा है कि कुछ लड़कियों ने मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने बताया था कि हमें मंत्रियों के आवास पर भेजा जाता था। 4 मंत्रियों के नाम मेरे पास आए हैं जिनके नामों का खुलासा अभी नहीं करूंगा। इसमें अभी और तथ्य जुटा रहा हूं। सबूत जुटाने के बाद हल्फनामा दायर करके कोर्ट में उन 4 मंत्रियों के नामों का खुलासा करूंगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में चोरों ने एक गोदाम से दवा हर्बल कंपनियों का करोड़ों की कीमत का सामान गायब कर दिया है। जब गोदाम में लगे CCTV के रिकॉर्डर भी चोर अपने साथ ले गए। जब पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत में कहा है कि गोदाम से 2 से 2.5 करोड़ की चोरी हुई है। जब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार बिहार के दरभंगा में लक्ष्मी सागर बालाजी एजेंसी के गोदाम में चोरों ने सेंधमारी करके 2 से 2.5 करोड़ के सामान पार कर दिए। यह चोर गोदाम में लगे CCTV के रिकॉर्डर भी साथ ले गए। गोदाम में शराब की खाली 2 बोतल के अलावा 5 गिलास भी पाए गए हैं। यानी कि चोरों ने चोरी करने से पहले मौके पर जमकर शराब पी, इसके बाद सामान समेट करके ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो फिर जानकारी गोदाम के मालिक को दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, भागलपुर, बेगूसराय सहित किसी भी जिले में खेती करने वाले किसानों को बारिश और ओले से अगर फसल खराब हुई है तो उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। खबर के अनुसार कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को हफ्ते भर में जिलों से रिपोर्ट तलब किया है। जहां अधिकारी 1 सप्ताह के अंदर कृषि विभाग को ये रिपोर्ट देंगे कि बारिश, आंधी और ओले से किसानों को कितना नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, भागलपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, कटिहार
कटिहार, औरंगाबाद, खगड़िया और वैशाली जिले में ओले गिरने से किसानों की फसल सबसे ज्यादा खराब हुई है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जब बारिश और ओले के कारण तिलहनी, दलहनी और आलू के फसलों की सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। कृषि विभाग को राज्य के अलग अलग जिलों से सरसों, राई, चना, मसूर, मटर, आलू और सब्जियों की बर्बादी होने की खबर मिली है। इन सभी का आकलन करने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत बिहार के सभी जिले के लोग बंटवारे में मिली पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री फ्री में करवा सकते हैं। इनके लिए उन्हें मात्र 100 रुपये खर्च आएंगे। खबर के अनुसार बिहार में पैतृक पारिवारिक जमीन के बंटवारे के लिए 100 रुपये का स्टाम्प निबंधन शुल्क लगेगा। इससे जमीन बंटवारे के दौरान मिली जमीन का नया कागजात भी तैयार हो जाएगा। इससे भविष्य में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। आपको बता दें कि बिहार के निबंधन और स्टाम्प शुल्क के अधिक दर होने से लोग पैतृक पारिवारिक जमीन का बंटवारा करके नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, जिसे ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने 2 साल पहले रजिस्ट्री शुल्क 100 रुपये के अंदर कर दिए थे। बिहार में आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जिसका कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम सोचे कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। अगर आपके भी घर में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होता है तो फिर आप अपने जमीन की रजिस्ट्री अवश्य कराएं। इससे भविष्य में विवाद नहीं होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की है कि 24 में से 23 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट पर लेफ्ट अपना उम्मीदवार उतारेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं की इस मांग पर हम लोगों ने विचार करके अब ये तय कर लिया है कि बिहार में एमएलसी का चुनाव आरजेडी अपने दम पर लड़ेगी। 24 में 23 सीटों पर राजद और 1 सीट पर लेफ्ट एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। मजबूती के साथ सभी सीटों पर जीत का दावा भी उन्होंने किया है। जी हां, आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसमें जनप्रतिनिधियां अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां राजद कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े, उस पर हम खरे उतरे हैं। इस बार लेफ्ट की मदद से हम लोग चुनाव में हैं। 24 में से 23 सीटों पर राजद और 1 पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि धर्म संसद के बैनर तले आयोजित कार्यकर्ताओं में कथित तौर पर हिंदुओं की बातों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने असहमति जताई है। जब मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म संसद से निकली हुई बातें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार नहीं थी। अगर कोई बात किसी समय गुस्से में कही जाए तो ये हिंदुत्व नहीं है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले लोग इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जबकि रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये बात भगवत गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी, किसी को खत्म करने या फिर नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं कही थी। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हर गांव और टोले तक सड़क पहुंचाने का दावा पेश करने वाली बिहार सरकार के अधिकारी ही हकीकत बयां कर रहे हैं। मामला बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज के सुदूर इलाके का है, जहां सड़क नहीं होने के कारण त्रिवेणीगंज एसडीओ को जमीन अधिग्रहण जमीन को मुक्त कराने के लिए घोड़े पर सवार होकर के जाना पड़ा। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित और स्वर कोकिल के नाम से मशहूर लता मंगेशकर के निधन से न केवल फिल्म जगत बल्कि पूरे देश में शोक का माहौल है। कई दिनों तक कोरोना के बाद की जटिलताओं से जूझने के बाद लता मंगेशकर ने रविवार सुबह करीब 8:12 पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 7 दशक के अपने लंबे संगीत करियर में लता मंगेशकर ने फिल्म जगत को हजारों शानदार नगमे दिए हैं। एक महान गायिका और करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिकिन होने के बावजूद भी लता मंगेशकर बेहद सामान्य जीवन जीती थी। तो आइए जानते हैं कि लता मंगेशकर अपने पीछे कुल कितनी संपत्ति छोड़ गई है। लता मंगेशकर महज 13 साल की थी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। हालांकि लता मंगेशकर कमजोर नहीं पड़ी और उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। चूंकि परिवार पहले से ही कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था, इसीलिए लता मंगेशकर का बचपन भी संगीत के बीच ही बीता। पिता के चले जाने के बाद लता मंगेशकर के सामने कई तरह की चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत कम उम्र में ही अपनी सुरीली आवाज के जरिए
फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई। लता मंगेशकर की संपत्ति को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर करीब 111 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी, जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके पास तकरीबन 373 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। लता मंगेशकर की सालाना इनकम करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है और उनकी आय का मुख्य जरिया उनके गीतों के लिए उन्हें मिलने वाली रॉयल्टी ही थी। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर का मुंबई में काफी बड़ा घर है और बताया जाता है कि उसमें 10 परिवार एक साथ रह सकते हैं। जब फिल्म जगत को हजारों शानदार नगमे देने वाले लता मंगेशकर ने अपने सबसे पहली गाड़ी शेवरले खरीदी थी। इसके बाद उनकी गाड़ियों के कलेक्शन में व्यूक, मर्सिडीज और क्रिसलर जुड़ती गई। आवाज के साथ साथ लता मंगेशकर अपने व्यवहार से भी काफी मधुर थी। उनके गीतों और फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर को कई पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1969 में सरकार ने लता मंगेशकर को पद्म भूषण सम्मान दिया और इसके बाद 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को 1999 में पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा हर जिले में यातायात को बेहतर करने के लिए पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इन पुलों के निर्माण में किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप भली भांति जानते हैं, जब पिछले कुछ माह में 1 दर्जन से ज्यादा मामले मिल जाएंगे जिनमें निर्माण के कुछ समय बाद ही पुल टूट गई। अब पुल टूटने का ताजा मामला बिहार के जहानाबाद जिले से सामने आया है, जहां शनिवार देर रात यानी कि देर शाम तक एक पुल की ढलाई का काम पूरा हुआ, लेकिन अगले सुबह वह पुल धराशायी होकर नीचे गिर गया। अब इस पूरे मामले में जहानाबाद जिले के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि जहानाबाद जिले की सकुराबाद शेरथुआ सड़क पर मंदिल गांव के पास एक पैन में तैयार किया गया था, जिस पर 50 लाख की लागत आई है। बताया गया है कि पटना के यमटेक नामक कंपनी के द्वारा पुल निर्माण का काम लगभग 1.5 महीने से चल रहा था। जब दोनों किनारे पुल का पिलर खड़ा करने के बाद शनिवार की ढलाई किया गया था। शनिवार को ढलाई का काम शुरू किया गया, लेकिन शाम तक ढलाई का काम पूरा नहीं किया जा सका, जिसके बाद रविवार की सुबह बचे हुए ढलाई के लिए मौके पर मजदूर भी पहुंच चुके थे। जैसे ही शुरुआत हुई तो कुछ कंक्रीट डालते ही अचानक पुल की ढलाई का पूरा हिस्सा भर-भरा करके जमीन पर धराम हो गया, यानी कि गिर गया। गनीमत ये रही कि मौके पर काम कर रहे मजदूर वहां से बचकर निकले या निकलने में कामयाब रहे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों के प्रति कितना प्रेम है, ये समय समय पर देखने को मिलता रहता है। जहाँ अब एक बार फिर से उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एक नन्हे बच्चे को गोद लिए हुए अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। आगरा के खैरिया एयरपोर्ट इलाकों में एक मुस्लिम महिला के बच्चे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद में लेकर के दुलार के साथ साथ अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा में ट्रांजिट विजिट के लिए दोपहर करीब 1:30 बजे खैरिया एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का वक्त होने पर अर्जुन नगर गेट में स्थित एक भाजपा पदाधिकारी के स्कूल में आयोजन से ऑनलाइन जुड़ने के लिए पहुंचे। इसी कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो फिर वहां मौजूद छोटे बच्चे से मुलाकात करके उनका हालचाल पूछने लगे। इसी दौरान बच्चों के साथ खड़ी एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा घेरे के अंदर बुलाया। महिला जोया खान अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर के वहां पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसके मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर के दुलार किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने जोया खान से भी बातचीत की, बच्चे का ख्याल रखने की नसीहत देते हुए कहा कि इनका ध्यान रखो, यही हमको आगे बढ़ाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉलोनी के अन्य बच्चों से भी बातचीत की। सीएम से बात करके बच्चे बेहद खुश नजर आए। इस दौरान स्कूल के आसपास के मकानों की छतों पर खड़े लोगों ने जय श्री राम, मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।